बिहारी जी, सूरज मंडल जी और सभागार में जितने हमारे साथी बैठे हैं और मीडिया के हमारे नेशनल दस्तक के शंभू जी भी हैं। शंभू जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। भारत भर में घूमते रहते। तो आप सबको जय हिंद, सलाम, बधाई और शुक्रिया। बधाई इसलिए कि चुनौती भरे समय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना अपने आप में एक गंभीर काम मसला है। तो आप लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, इसके लिए बधाई। शुक्रिया इसलिए कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया अपने मन से बात करने के लिए। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आभार शुक्रिया आपको देता हूँ। पेशे से शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, लेकिन उससे समय निकलता है तो समाज में काम करना पड़ता है और व्यक्तिगत तौर से जितना संभव हो सकता है दलित, मुस्लिम, पिछड़े प्रश्न में कम से कम उत्तर भारत में घूमता ही रहता हूँ। अभी मैं जिग्नेश के प्रोग्राम में था अहमदाबाद में, 2 दिन वहां रहकर आया। साथियों, बहुत सारी बात हो चुकी है और आज मैं कुछ और बोलने के मूड में आया था, लेकिन यहाँ आकर पता लगा विषय वस्तु थोड़ा सा कुछ और है। तो बहरहाल मैं अपनी बात रखता हूँ और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। ईवीएम के बारे में चर्चा हो चुकी है और सूरज जी ने विस्तार से बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ईवीएम को आइसोलेशन में नहीं, पूरे समग्रता में समझने की जरूरत है। और जब तक आप इतिहास और समाज शास्त्र नहीं समझेंगे भारत का, तब तक ईवीएम भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ इतिहास का छात्र हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इतिहास का राजनीति होती है और राजनीति गंदी चीज नहीं है। बाय द वे, राजनीति गंदी चीज नहीं है। जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने स्लोगन निकाला है, उसकी जो साजिश है वो समझिए। खुद सियासत में बने रहना चाहते हैं, अपने बच्चों से सियासत करवाते हैं, खुद करते हैं, आकांड उसी में डूबे रहते हैं और हम लोग कहते हैं कि नहीं ये गंदी चीज है, तुम लोग मत करो, हमारे बीवी बच्चे के लिए छोड़ो। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति गंदी चीज नहीं है। आप ये बताइए, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तकनीकी क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड में जो वोटिंग होता है या यूरोप में होता है, वो ईवीएम मशीन से होता है कि कागज के बैलेट से? कागज में होता है, लेकिन कभी भी कागज। तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जन्मदाता है, वो अभी भी कागज से वो उसी काउंटिंग होती है, वोटिंग होती है और काउंटिंग होती है। और हमारे देश का पिछलग्गू हुक्मरान जो अपने मेरिट के नाम पे सुई नहीं बनाया आज तक, वो कहता है कि हम मशीन से हम वोटिंग कराएंगे। तो कुछ फेल पकड़ा होगा, कुछ तो अंदर पकड़ा है ना, तो सीटी आपको बाद में सुनाई देगी, लेकिन पकड़ा है अंदर। थोड़ा सा और पीछे चलिए। संविधान की सबसे भारत का आज तक जितने भी दस्तावेज बने हैं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भारत में भारतीय संविधान है। और उस संविधान की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, मैं संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो ये है कि वो नागरिक से प्रजा में रूपांतरण करता है, प्रजा से नागरिक में रूपांतरण करता है। ये हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। कि पहले आप लोग क्या थे? प्रजा थे। तो जहां प्रजा होता है वहां आपको मौलिक अधिकार नहीं रहते, लेकिन जब आप नागरिक बन जाते हैं तब आपके कुछ मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो भारत का संविधान, जिसके बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान, वो ऐसा दस्तावेज है जो भारत के हर इंसान को नागरिक बनाता है। और नागरिक बनाने का मतलब है उसको मौलिक अधिकार। साथियों, बाबा साहब 26 नवंबर 1949 का भाषण देखिए उनका संविधान सभा के समक्ष। तो उन्होंने कहा था कि हम आज द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक समानता तो है, लेकिन ये घोर आर्थिक और सामाजिक विषमता के युग में भी है। इस समाज और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम असमान हैं और राजनीति में हम लोग सब समान हैं। एक वोट सबका, राजा का भी एक वोट, टाटा का भी एक वोट, बिरला का भी एक वोट और
निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, आरक्षण है। आरक्षण जब आप जाइएगा पुनः पूरा इतिहास देखेंगे तो गांधी जी हठयोग करके भूख हड़ताल में बैठ गए और वो अम्बेडकर ने जो पाया था निर्वाचन का अधिकार उनको वापस करना पड़ा। तो जो हम आज हमारे ऊपर जितने हमले हो रहे हैं वो सब पूना पैक्ट की वजह से हुए। जो हमने नेता बनाया, जिसको हमने वोट दिया, वो सब पूना पैक्ट के इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं। तो पूना पैक्ट से व्यक्तिगत मुक्ति तो संभव है, जमात की मुक्ति संभव नहीं। जितना पार्लियामेंट में बैठा हुआ 120 सांसद किसी पार्टी का कोई भी हो, घुटना टेक रीढ़ में रोहित कुमला हो जाता है और सहारनपुर हो जाता है, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, 2,83,000 करोड़ रुपया 35 साल में वापस चला आता है CST कल्याण, लेकिन वो आवाज नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा। ईवीएम जो है ना, ईवीएम पूरा पैकेज डी है, पैकेज डी, ये अलग नहीं है। इसका सहारनपुर से भी संबंध है, इसका ऊना से भी संबंध है, इसका सज्जन कमेटी से भी संबंध है, इसका गौरक्षक से भी संबंध है। और संबंध ऐसे है कि 70 साल में हमने संघर्ष यात्रा में इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो आदिवासी हैं, इनसे लड़ते लड़ते ही थोड़ा सा हम लोग तरक्की कर गए। वोट का मतलब हम समझने लगे। पहले तो हमारा वोट बूथ छाप लेता था। हमने देखा अपने गांव में, हमारे गांव के इस्माइल चंद्र यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हमने सीखा है सिक्योरिज्म। दिल्ली में आया था तो 1 महीना अपने साथ रखने में खाना खिलाए थे और मुझे स्कूटर में बैठाए घुमाए थे। तो ये जो हमारा जो नेचुरल जो सेक्युलरिज्म है, ये अभी खतरे में है, हमला हो रहा है। तो ये आइसोलेशन में नहीं है। 15-20 साल से जब हमारे बूथ लूटे जा रहे थे और हमारे अंदर चेतना आई है कि बूथ नहीं लूटने देने, लाठी लेके खड़ा हो गया बूथ की सुरक्षा में, जब हमारे लड़के बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के अंग्रेजी बोलते हुए नजर आने लगे, तब रोहित कुमला हुआ। विश्वविद्यालय में रणभूमि बना हुआ है, वहां दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों पे जितना हमले हो रहे हैं आप सोच नहीं सकते, मानसिक हमला होता है। तो रोहित कुमला के दिमाग में से पहले पार्टी जाती है, औपचारिकता बाद में होती है, इसीलिए वो संस्थागत हत्या उसे कहते हैं, संस्थागत हत्या। तो ये ईवीएम क्यों आया कि जब देश की आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा ये वोट के प्रति जब सजग हुआ और अपना वोट सही जगह डालने लगा, तो बोला कि अब खेल करो। तो खेल कैसे करेंगे? वोट से तो हम जीतने नहीं देंगे। तो बोला वोट आप किसी को डालिए, मशीन हम सब तो उसी को वोट देंगे, तो सत्ता में रहेगा चाहे जो भी रहे। और हमारे दलित पिछड़े नेता जो है टीए वाले नेता, इनको ये बात समझ ही नहीं आता कि इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाता है, संस्थाएं कैसे बनाई जाती है, बौद्धिक जमात कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बौद्धिक रूप से जवाब दिया जाता है, इनको इससे मतलब नहीं। वो इलेक्शन के दिन शिव जी के बराती की तरह उठता है, सब अपना इलेक्शन वोट देकर सरकार बन गया, उसका तो मतलब नहीं होता है कि कैसे हम वैकल्पिक मीडिया खड़ा करें, कैसे हम विश्वविद्यालय बनाएं, कैसे हम कॉलेज बनाएं, कैसे हम रिसर्चर की टीम बनाएं। इनको इनसे मतलब होता है, पूछ लीजिए, जितने नेता हैं पूछ लीजिए। तो आज हम गाली दे रहे हैं कि सारी ये देखिए ईवीएम, चाहे न्यायालय, चाहे जुडिशरी, चाहे अधिकारी, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, लोग तो उसमें एक ही तरह के है ना, मतलब कोई बाहर से टपका हुआ इंसान तो है नहीं, एक ही तरह के लोग। तो जहां जाएगा उसके, जब हमारे वर्ण व्यवस्था में ही चोरी चकारी लिखा हुआ है, बेईमानी, उसके मूल में ही है असमानता, भेदभाव, अत्याचार। तो चाहे ईवीएम बना लीजिए, चाहे सीवीएम बना लीजिए, हेराफेरी को करेगा, हेराफेरी करेगा। तो ये पूरा पैकेज डील है और इसकी पूरी प्रासंगिकता, पूरे टोटालिटी में हमको समझना पड़ेगा। जो गौरक्षक है और ईवीएम है दोनों बराबर, ईवीएम भी कंट्रोल कर रहा है, गौरक्षक दल भी बनाया हुआ है। तो हमने अभी गुजरात में कहा कि भाई गौरक्षक दल अगर बना हुआ है, जिस तरह से हंगामा कर रहा है, और जिस दिन भक्षक दल आ गया सड़क पे उसी तरीके से, तब क्या होगा? सरकार तो यही चाहती कि हमने कहा भाई बहुत लोगों के पेट में घी नहीं बसता है, वोट चोर, रोजगार चोर, आरक्षण के साथ बेईमानी करने वाला,
देश पर 674 बरस हुकूमत किया। 674 दिन जोड़ लीजिएगा। अगर वो तलवार के बल पर खाली शासन किए रहते तो मैं रतनलाल नहीं रहमतुल्लाह रहता, पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मठ मंदिर और तमाम हजारों कुंटल सोना लेके चढ़ी बढ़ा के चेहरा लाल करके बैठे हुए हैं, तलवार के बल पे खाली शासन चलता तो इनका चर्बी कहाँ रहता आप सोच लीजिए। तो इस देश में बहुलतावाद है, इसके संस्कार में सेक्युलरिज्म है, जिसको ये तोड़ना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। हमने कहा भाई मुसलमान से तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है और दलित पिछड़ा से मेरिट का, तो ऐसा करके हम सवाल उलट देते हैं कि तू ये सर्टिफिकेट हम आप ही से मांग लेते हैं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो आज जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप किधर थे? बोले मालिक हम अंग्रेज की मुखबिरी कर रहे थे। तो जो खुद जिसका योगदान इस देश को इस मुल्क को बनाने में नहीं रहा, आज वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। मैं हाजीपुर में था तो वहां पे मजलिस एक लगा था, और पटना में भी मैं खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों के प्रोग्राम में मैं जाता हूँ। तो पटना में आइए एक प्रोग्राम हमारा मुस्लिम फ्रंट ऑफ इंडिया कुछ था, उनका बड़ा संगठन था। तो जिस स्पीकर को लेके आ रहे हैं बोले कि हम वतन परस्त हैं, हम देशभक्त हैं। हमने कहा भाई आपसे मेरी सहमति नहीं, आपसे सहमति नहीं। आपको बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि आप वतन परस्त हैं? हम तो नहीं कहते, ना हम हैं कौन हमसे सर्टिफिकेट? ये मुल्क आपका है, जैसे एक आम आदमी आम इंसान जैसे आम नागरिक रहता है, उस आम नागरिक की तरह तुम सीना चौड़ा करके सड़क पे घूमिए, संविधान आपको भी रखता है। इसलिए सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। जो पूछे उससे पहले पूछ लीजिए कि तू अपना सर्टिफिकेट दिखा दे भाई, अपना सर्टिफिकेट दिखा। तो ईवीएम के साथ सबका कनेक्शन है, ऐसा नहीं है, समझिए। अरे दलित पिछड़ा से कहता है मेरिट दिखाओ, मेरिट दिखाओ, आओ चलो पूरे गांव में चलते हैं, बीमा गोरेगांव में चलते हैं। हमारे 500 सैनिकों ने तुम्हारे 28,000 सैनिकों को कूट कर मेरिट निकाल दिया था। तुम्हारी मेरिट तो मैं दिख गए मेरिट। तो जानबूझ के हेरा फेरी, ईवीएम घोटाला करके, आरक्षण की धज्जियां उड़ा के, बेईमानी करके, चोरी करके, चकारी करके, ये समझ लीजिए कि मनुस्मृति के युग में लेके जाना चाहते हैं फिर से। दलितों को दबाओ, पिछड़ों को दबाओ, आदिवासी का जंगल जमीन बेचो और मुसलमान को भगाओ, ये है इनका एजेंडा। तो इसको जब तक आप संगठित प्रतिकार नहीं करेंगे तब तक ईवीएम भी होंगे, सीवीएम भी होंगे, सब भी होंगे, घोटाले भी होंगे, सहारनपुर भी होगा, फलना होगा, सब होगा। सहारनपुर में जिनके ऊपर हमले हुए वो क्या झुग्गी में रह रहे? नहीं, अच्छा कपड़ा पहना था, चंद्रशेखर का मुझ देखिए कैसे टाइट लगाया हुआ है। तो इनको दिक्कत इसी बात से है। आप बात समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है ये बात कि किसी हिंदू से पूछो कि अस्पृश्य अच्छा कपड़ा पहनता है तो क्या दिक्कत है, वो अच्छा खाना खाता है क्या दिक्कत है, वो अच्छा मकान बनाता है क्या दिक्कत है, उसके जीवन में सुधार हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो बोलेगा जिसको आप सुधार कर रहे हैं ना, सुधार में हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। ये जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान हैं वो तो आपको गंदा देखना चाहते हैं कि साहब का शर्ट बहुत चमक रहा है। नहीं, धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि इनका खाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? टूटे हुए मिट्टी के बर्तन होने चाहिए। इनका आभूषण कैसा होना चाहिए? तो काले आभूषण होने चाहिए। खाना तो कैसा खाना चाहिए? जूठा खा देते। मनु तो इनके सोच में इधर बैठा हुआ, जाति न शहर में रहती न गांव में रहती, जाति रहती आपके दिमाग में रहती। अब मंगल पे भी चले जाएंगे तो अपना मोहल्ला बसा लेंगे जाति के अलावा। अमेरिका में नासा में काम करता है, शादी के लिए निकालेगा इधर जो गोत्र जात देते निकालेगा। तो ये है आपकी सोच, इस बात को हम समझते हैं। और जब से हमने प्रतिकार करना शुरू किया है, जब से जवाब देना शुरू किया है, इसीलिए विश्वविद्यालय में ज्यादा अभिभावक चलता है।
वहां कुछ सब तो नहीं, सब लोग बोलते भी नहीं, सब लोग वो भी नहीं, मिडिल क्लास का जीवन होता है, नौकरी करते हैं, आराम करते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे सूरज भाई हैं जो बोलते हैं, उस पर तरह तरह का षड्यंत्र करके केस लगाते हैं। छात्र जो नौजवान से बोलना शुरू किया आरक्षण लागू करो, यह हमारा अधिकार है, तो उस पर तरह तरह का षड्यंत्र होता है, साजिशें होती है उसको दमन करने। तो ये वैचारिक युद्ध है, ये मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद का युद्ध है। और जितना भी दबाव है, हम दमेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, एक्सपोज करेंगे इनको एक्सपोज करेंगे। और मैं जानता हूं कि न्याय हमारे साथ है। तो कई बार क्या ना, जिसको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उस कुछ ही समय कराता है, उसका लाइट कट जाती है तो फिर सामान्य हो जाता है। तो ये तो आप समझिए कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगा, पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, अल्पसंख्यकों में, वैसे वैसे आपका अत्याचार और दमन बढ़ेंगे, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते, चाहते हैं कि आप मजदूर बन के रहें। अब समस्या क्या है? समस्या का समाधान क्या है? हमारे नेता जो तथाकथित जो फर्जी सोशल जस्टिस और फर्जी सेक्युलरिज्म वाले नेता हैं, उनको आपके वोट से ज्यादा आपसे मतलब नहीं है। तो उनसे कभी सवाल पूछ लीजिएगा कि आपने कितने स्कूल कॉलेज बनाए हमारे लिए, कितने ही काबिल लोग बनाए, ये समझना। और हम लोग भाई दलित पिछड़ा लोग हैं, इसलिए दलित पिछड़ा लोग हैं कि हम लोग की खंडन ज्यादा है। हम लोग हर गुरुवार को मिलकर एक पार्टी बना लेता है और संगठन बना लेता है, संगठन बना लेता है। आप जो रूलिंग एलिट है उसमें देखिए अंदर में ही कितना टेंशन है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय से, क्षत्रिय का, कास्ट से, लेकिन वो अपना अंडरस्टैंडिंग बना के रखता है। और हम लोग एक 10 लाख रजिस्टर्ड संगठन होंगे इस भारत में, और सब यही दावा कर रहा है कि हम देश में क्रांति करें। संघ परिवार के अंदर हजारों संगठन काम करते हैं, वो सब अंडरस्टैंडिंग से काम करता है, और हम लोग सब अकेले हम क्रांति कर देंगे, इस चक्कर में लगे। इसलिए अपने नेताओं से पूछिए कि आप मंत्री रहे, चाहे संतरी रहे, चाहे जो भी रहे, इतिहास इस बात से आपको याद नहीं रखेगा कि आप कितने वर्ष मंत्री रहे। इतिहास इस बात से याद रखेगा, इस बात की समीक्षा करेगा कि आपने अपने समाज से कितने बौद्धिक लीडर्स आपने बनाए, कितने नेता आपने तैयार किए। इस बात से आपको समाज याद रखेगा, कितने हजार करोड़ रुपए आपने बनाए, इससे नहीं याद रखेगा। हर जगह हम लोग ने नेता को चुप बैठा हुआ है, चाहे सहारनपुर हो, चाहे जहां हमने बैठा हुआ है। हम लोग से जो मिडिल का हमारी जिम्मेदारी चाहता है, मैं नेताओं से बहुत अपेक्षा नहीं करता। नया विकल्प तैयार कीजिए, एजेंडा सेट कीजिए, और रही बात कि मैं ही करूंगा, इस मोड से बाहर निकलिए। पहले बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है, उसके अंदर 50 संगठन रिसर्च का काम करता है, पर्ची लिख के देता है कि आप ये बोलिए, इनपुट देता है। और मैं जितनी समय का कोई संगठन नहीं है ना, मैं संगठन बनाऊं, हाँ मैं जहां ले चलिए वहां चलिए, क्योंकि संगठन बनाते बनाते कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हेराफेरी शुरू हो गई। तो संगठन बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन तो बनाइए, कोऑर्डिनेट तो कीजिए। आप एक दूसरे के शत्रु की तरह काम तो नहीं है, आप फुटबॉल मैच की तरह खेलिए, पास विकेट खेलिए, पास विकेट खेलेंगे तो गोल करेंगे, और बैडमिंटन की तरह खेलेंगे तो पांव में मुंह जाएगा, वही टपक जाएगा, नहीं जीत पाएंगे। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि भाई जितने संगठन, मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, हम लोग रोज सड़कों में लड़ने वाले लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। हमने इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा है, आपसे आग्रह है, 27 अगस्त का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बहुजन समन्वय समिति। हम लोग भैया ऐसा है, आप बनिए लीडर, आप मेरा कंधा लीजिए, इस पर पांव रखिए, आप गोल कीजिए, चलिए आप बनिए लीडर, हमारे कंधे में पांव रखिए। जब तक हम लोग कंधा देने वाला नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग दरी बिछाने वाला नहीं बनेंगे, जब तक अपने आप को मिट्टी में समाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तब तक आप कहां अनुवाद से ये संगठन चलाने वालों से नहीं, मेरा अपील, कंधा बढ़ाइए, क्रांति एक गीत गाइए, कंधा बढ़ाइए, तो नहीं बात भी नहीं करेंगे। यही समझता है रूलिंग एलिट, ये सब खंडित है। डॉक्टर अम्बेडकर भी अगर जीवित होते हैं तो जिस तरह से उनके नाम पे जातीय संगठन चल रहे हैं, विडंबना नहीं, विडंबना
85% हम लोग हैं, हमको हम लोग रोक आ रहे हैं कि हमको पिटाई हो रहा है, आपको ये हो रहा है, तो सबका दर्द एक ही है। तो एक अगर आओ ना बाहर निकलो ना, इनसे टक्कर हो जाए मुकाबला, तो अकेले अकेले करो तो पिटा जाओ। तो ये बेसिकली डरपोक लोग हैं, जो भीड़ में हमला करते हैं, वो बहादुर नहीं होते। तो ये जो रक्षक यहाँ मतलब आदमी का लाइफ मुफ्त में, गौ रक्षा के नाम पर हत्या, देश का सबसे बड़ा लोकशाही। तो साथियों, बहुत ज्यादा बात कहने के लिए मोटा मोटी बात समझ रहे हैं, ये सब चेन है ऐसे। ईवीएम के साथ सब कनेक्टेड है। चूंकि देखा कि हम लोग पावर में आ रहा है कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप बाहर निकलेंगे, अब वोट देना सीख गया है तो मैं ईवीएम चोरी करो, तो साफ चोरी है। इसके लिए हमें फिर राजनीतिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा, सांस्कृतिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा, और अपने बच्चा से को खाली गुड बॉय मत बनाइए, गुड बॉय बनाने में गड़बड़। डालिए घर में किताब खरीदिए, पूरे का अम्बेडकर का उनको पढ़वाइए, उनको बहादुर बनाइए, विजेता बनाइए। विजेता का भाव जब तक नहीं लाएंगे, उसके अंदर वीर भाव नहीं लाएंगे, तब तक ये लड़ाई, ये संघर्ष हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरा बेटा मैनेजमेंट गुरु और पड़ोसी का बेटा भगत सिंह। घर घर में अम्बेडकर, घर घर में भगत। घर क्या? घर घर में अम्बेडकर, हर घर में भगत। और मैं यही बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आपके पास दो ही विकल्प हैं, दो ही रास्ते, या तो तर्क या ताबूत, या तर्क या ताबूत। तर्क या ताबूत, इस माइंडसेट के साथ, इस आक्रामकता के साथ जब तक यह संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक पिटते रहेंगे। साथियों, बाबर जब आया था, बाबर की सेना कम थी, उससे ढाई कितना ज्यादा गुना इसकी सेना थी, इब्राहिम लोधी की सेना थी। जीता कौन? बाबर। क्यों? क्योंकि उसके पास बेहतर रणनीति थी। अपने सिपाहियों को क्या कहा बाबर ने? कुछ 12-24,000 थी इब्राहिम लोधी के, इब्राहिम लोधी के 2.5 लाख। क्या कहा अपने सिपाहियों कि जीते तो जहां, सारे जहां हमारे, और शहीद हुए तो जन्नत। तो नुकसान कहां है? नुकसान कहीं नहीं। पूरे गांव में 500 लोगों ने 28,000 लोगों को कूट दिया। तो इस वीर व इस प्रवृत्ति को नहीं लाएंगे, अब पूरा देश ही पूरे गांव बनता जा रहा है, जो छुआ भेदभाव दमन पूरा देश बनता जा रहा है, और वो बरकरार रखने के लिए ईवीएम चोरी का इरादा है। इस समाज को आपको समझना है। तो जाहिर तौर पर डरने की बात नहीं है, मुल्क बनाना, मुल्क को हमने बनाया। किसी का सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट मांगने आए, उसका सर्टिफिकेट आप खुद चेक कर लिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन कहा, उस लाइन के सामने बात खत्म कर रहा हूं कि nothing is more disgraceful for a brave man, nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect. जिस व्यक्ति ने अम्बेडकर के पूरे राइटिंग्स को पढ़ लीजिए, बार-बार स्वाभिमान, आत्मसम्मान की बात उभर कर आती है। तो जब तक जिस इंसान में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का मादा और हौसला नहीं हो, वो इंसान और गुलाम होगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम होगी। इसलिए शिक्षित बनिए, स्वाभिमान